क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द पास्ट ट्रेंड ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ, सेक्स सिलेक्टिव माइग्रेशन, सेक्स डिफरेंशियल्स इन मोर्टेलिटी। पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इन तीनों ट्रेंड्स को जानना जरूरी होता है, इसलिए इसमें आंसर ऑल ऑफ द एबव 4th नंबर हो जाएगा। इस 4th ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। व्हाट इज एज स्ट्रक्चर? द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपुल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेक्स रेशियो, which is sex ratio at birth, sex selective migration, sex differentials in mortality, sex differentials in population enumeration। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इन सभी पास्ट ट्रेंड्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा दिए हुए हैं जिसको उसके इंफॉर्मेशन से मैच करना है, जो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 में अरेंज्ड है। सेंसस ऑफ इंडिया, ये टोटल पॉपुलेशन होता है। नेशनल सैंपल सर्वे, यहाँ से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की एस्टिमेट हमें प्राप्त होता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बर्थ एंड डेथ का एस्टिमेट मिलता है। और लास्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए का 4th, बी का 1। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है। ए का 4, बी का 1, सी का 2। यहाँ पर सी का 2 हो रहा है और डी का 3rd। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सेंसस, इट कोरेस्पॉन्ड्स टू कंप्लीट इनुमरेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। नेशनल सैंपल सर्वे, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएसएसओ ऑफिस इज टू कलेक्ट डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। जो आपका ऑप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसका सोर्स ऑफ डेटा नेशनल सैंपल सर्वे होता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस प्रोवाइड्स द एस्टिमेट्स ऑन बर्थ, डेथ, नेचुरल ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स इन द कंट्री। जो एसआरएस है वो बर्थ, डेथ, नेचुरल ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अदर टाइप के फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स को प्रोवाइड करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, the primary aim of the NFHS is to provide information on maternal, child and reproductive health, जिसमें आपका ऑप्शन 1 लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, by which year the agenda for sustainable development aims to empower women in the economy and closing gender gap? इसमें आंसर 3rd हो जाएगा 2030। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, मैक्सिमम चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लियर हो जाएंगी। SDGs आर ए कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये फर्स्ट लाइन है। ये 2030 तक जितने भी गोल हैं इसमें 17 ग्लोबल गोल वो अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ग्लोबली द SDGs वेयर एडॉप्टेड इन सितंबर 2015 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016। इसमें टोटल 17 जो गोल डिसाइड किए गए थे उन सबको यहाँ पर मैंने यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट से अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सीरियल नंबर के साथ में सारे SDGs याद होने चाहिए। इसमें नंबर 1 जो है वो नो पॉवर्टी है, SDG 2 जीरो हंगर है, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, SDG 4 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी है। इसी SDG 5 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। 6th गोल क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th SDG गोल क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th SDG गोल क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th नंबर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th नंबर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th नंबर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th नंबर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th नंबर क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। 15th SDG लाइफ ऑन लैंड। 16th SDG पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। इसमें मैंने SDG 5 को यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है अलग से, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इट इज अचीविंग जेंडर इक्वालिटी
and empower of women. In India, Niti Aayog has been assigned the role of overseeing the implementation of SDGs in the country. मैंने यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको यूनाइटेड नेशंस के भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर two or more towns contiguous to each other along with their outgrowths that may include villages. ये अर्बन एग्लोमेरेशन का डेफिनेशन होता है। इसमें आप आंसर नोट कर सकते हैं, इसमें आंसर फर्स्ट होगा। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, उस पर आते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अर्बन एरिया, एन अर्बन एरिया इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स, सेंसस टाउन्स एंड आउटग्रोथ। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Peri-urban area, the area that surrounded the cities and metropolitan areas. In general, it is neither urban nor rural. आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। Megalopolitan area, it is also termed as megalopolis. It is a region made up of several large cities and their surroundings areas. And the word megalopolis was used for the first time by Jean Gottman in 1961. ये जितने भी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्बन एग्लोमेरेशन, पेरी अर्बन एरियाज, मेगालोपोलिटन एरियाज एंड कोनरबेशन, जिसमें अर्बन एग्लोमेरेशन का डेफिनेशन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर अर्बन एरिया को डिफाइन किया है, पेरी अर्बन एरियाज यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, और मेगालोपोलिटन एरियाज ये है। इसके बाद कोनरबेशन आता है। ए कोनरबेशन इज a region comprising a number of cities, large towns and other urban areas that through population growth and physical expansion have merged to form one continuous urban or industrial developed area. कोनरबेशन का जो टर्म था उसको 1915 में पैट्रिक गेडिस ने दिया था। अर्बन एग्लोमेरेशन, जो इस क्वेश्चन का आंसर सही है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इट इज ए कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड कंस्टिट्यूटिंग ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स और टू और मोर फिजिकली कंटिजियस टू ईच अदर along with their outgrowths that may include rural areas. क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, by which two of the following techniques age data may be analyzed: index of relative difference, index of dissimilarity, Gini concentration ratio, Lorenz curve। ये चार दिए हुए हैं, इस चार में से दो आंसर सही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर 3 सही है, इसको आंसर टिक कर लेते हैं, ए और बी। इंडेक्स ऑफ रिलेटिव डिफरेंस एंड इंडेक्स ऑफ डिसिमिलैरिटी, ये दोनों टेक्निक एज डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। इंडेक्स ऑफ रिलेटिव डिफरेंस ये क्या होता है? दीज आर द टर्म्स used in the study of height and weight of the children। और index of dissimilarity क्या है? It measures the overall differences between two percentage distributions। It lies between 0 and 100। Dissimilarity indices can be used in the studies of racial and occupational segregation। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें दो ऑप्शन और लिखे हुए हैं, गिनी कंसंट्रेशन एंड लॉरेंज कर्व, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। गिनी कंसंट्रेशन वाज डेवलप्ड बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरेडो गिनी इन 1912। इट इज आल्सो कॉल्ड गिनी इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट एंड इट मेजर्स द इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री। गिनी कोफिशिएंट का जो रेंज होता है वो 0 से 1 तक होता है। इसमें एक कंडीशन है, इफ गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, ये आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। लॉरेंज कर्व, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी। इट इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लॉरेंज इन 1905। तो यहाँ से दो डिफरेंस भी हमें पता चलता है कि गिनी कंसंट्रेशन और लॉरेंज कर्व ये दोनों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है, लेकिन जो लॉरेंज कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है और गिनी कंसंट्रेशन ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू 2017 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, which of the following figures represent correct or the closest coverage of India। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये
डेटा 2016 के लिए आया था, लेकिन अभी करंट टाइम में 2017 का डेटा रिलीज हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2017 के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। यहाँ पर क्लोजेट कवरेज की बात हो रही है, तो इसमें आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा 85%। 2017 के इस रिपोर्ट से मैंने रिलेटेड डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस पर आएंगे, इससे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट से इसका स्टार्टिंग करते हैं। लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ रजिस्टर्ड इन ए गिवन एरिया। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन 2016 में 86% है और 2017 में 84.9 है। लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ 78.1% और 79.6% 2017 में। परसेंट ऑफ इन्फेंट डेथ्स टू द टोटल डेथ्स ये 2016 में 2.3% और 2017 में 2.6%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आया है वो क्लोजेट कवरेज फॉर इंडिया है, लेकिन यहाँ लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको क्लोजेट कवरेज फॉर इंडिया कह सकते हैं ये अलग अलग डिफाइंड है। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बर्थ के कवरेज के बारे में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर 85% होगा। ये 2016 के भी अकॉर्डिंग और 2017 के भी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2016 में 86% है और 2017 में 84.9% है। Civil registration system is a continuous, permanent and systematic recording of births and deaths obtained under the RBD Act 1969। इसमें एक पॉइंट और है, births and deaths are to be reported within 21 days of occurrence of the event under the RBD Act 1969। जो डेमोग्राफिक इवेंट है बर्थ और डेथ उसके अकर होने के 21 डेज के भीतर RBD Act 1969 के अंडर में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेंगे? इस वेबसाइट पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो सेंसस और पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसमें आंसर फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। द इंडियन सेंसस along with population register are conducted with the office of the registrar general and census commissioner under the ministry of home affairs government of India। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसमें सेंसस कमिश्नर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2001 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम सेंसस कमिश्नर जयंत कुमार भेंटिया थे। 2011 में सी चंद्रमौली और 2021 में जो करंट टाइम में विवेक जोशी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following are relating to demographic transition? Fertility decline, mortality decline, urbanization, change in sex ratio। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो फर्स्ट 3 होंगे, A, B एंड C। जो D है इसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से कोई मतलब नहीं है, सो इसमें आंसर A, B और C सही हो जाएगा। ये कैसे सही होगा हम इसके एक्सप्लेनेशन को जब देखेंगे विद फिगर मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये जो लाइन है ऊपर से जो आ रहा है ये बर्थ रेट है और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये डेथ रेट है। आपको ऑप्शन में यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है फर्टिलिटी डिक्लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है। मोर्टेलिटी डिक्लाइन आप देख सकते हैं मोर्टेलिटी डिक्लाइन भी हो रही है। और अर्बनाइजेशन ये जैसे जैसे डिक्लाइन होके नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा इसका लेवल अर्बनाइज्ड होता चला जाएगा। इसमें सेक्स रेशियो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है और सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है और फोर्थ स्टेज में बर्थ और डेथ ये दोनों लो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेजेस। इस फर्स्ट स्टेज को हाई स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड स्टेज को लेट एक्सपेंडिंग और
फोर्थ स्टेज को लो स्टेशनरी कहा जाता है। और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट स्टेज प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड, सेकंड स्टेज अर्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, थर्ड स्टेज मैच्योर इंडस्ट्रियलाइज्ड और फोर्थ स्टेज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है, जो कि अर्बनाइजेशन की ओर टेंड करता है कि सेक्स रेशियो से कोई मतलब नहीं है। इसके कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन है जो पॉपुलेशन चेंज को बताता है ओवर ए टाइम। इट इज द शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट्स इन 4 स्टेजेस। अभी आपने यहाँ पर देखा स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अमेरिकन डेमोग्राफर फ्रैंक नोटिस्टीन फर्स्ट प्रोपाउंड द थ्योरी इन 1945। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है मैच द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी साइंस गिवन इन लिस्ट 1 विथ देयर एक्सप्लेनेशंस गिवन इन लिस्ट 2। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए के डिफिशियंसी के वजह से होता है। रिकेट्स ये विटामिन डी। मरासमस ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एनर्जी डेफिशिएंसी अमंग इन्फेंट्स और लास्ट जो बचता है एनीमिया, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का 2, बी का 3। यहाँ पर देखिए मैच हो रहा है, ए का 2 और बी का 3। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। विटामिन मिनरल्स और उसके कुछ डेफिशिएंसीज यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है और डेफिशिएंसी और डिसीज डिसऑर्डर आप देख सकते हैं, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी1 इसको थायमिन कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी बेरीबेरी है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, केमिकल नेम। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफिरॉल कहते हैं। ऑस्टेमोलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो यहाँ पर येलो मार्क में मैंने हाईलाइट किया है, ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करने के लिए दिए गए हैं। विटामिन ई टोकोफिरॉल इसका केमिकल नेम है और इसकी डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनर्जी डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स ये मरासमस रोग होता है और आयोडीन इसकी कमी से गोइटर रोग होता है। द वर्ड विटामिन वाज कॉइन्ड इन 1911 बाय बायोकेमिस्ट कैसमीर फंक। आप यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बाय द मर्केंटाइलिस्ट एज एसेंशियल टू इंक्रीज बर्थ रेट। इसमें आपको दिख रहा है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, इसको टिक कर लेते हैं। यहाँ जो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में, इंकरेजिंग मैरिज, इंकरेजिंग फर्टिलिटी, इंकरेजिंग इमिग्रेशन एंड प्रिवेंटिंग इमिग्रेशन, ये तीनों इनके थ्योरी में थे, लेकिन इंकरेजिंग पॉलीगेमी इसका सपोर्ट ये नहीं करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मर्केंटलिज्म इज कंसिडर्ड टू बी ए लिंक बिटवीन द मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड beginning of 16th century to the end of 18th century. The mercantilists considered the size of the population an asset from point of view of war, supply of labor and utilization of national resources. ये पॉपुलेशन को एक एसेट की तरह देखते थे जो कि वार के समय में नेशनल रिसोर्सेज के रूप में यूटिलाइज किए जा सकते थे। The mercantilist believes that the following are the essentials to increase birth rate: encouraging marriage, encouraging fertility, decreasing or abolishing the punishment for the illegitimate birth, encouraging immigration and preventing emigration. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। encouraging marriage, fertility और immigration को encourage करना और preventing emigration, इसमें encouraging polygamy नहीं है और illegitimate birth को भी ये पनिश नहीं करते थे। polygamy इसका मतलब होता है when the husband is allowed to have more than one wife और इसका ऑपोजिट क्या होगा? polyandry होता है when wife is allowed to have more than one husband. Question number 11, which among the following is not considered as a tool to collect qualitative data? यहाँ पर 4 जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन ये क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इन डेप्थ इंटरव्यू ये भी होता है। स्ट्रक्चर्ड हाउस होल्ड क्वेश्चनर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज हो सकता है। मैक्सिमम टाइम करके ये क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है।
और पीपुल्स नैरेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, इसलिए ये भी क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने का एक मेथड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट कंसिडर्ड, तो इसमें आंसर आपका स्ट्रक्चर्ड हाउसहोल्ड क्वेश्चनायर हो जाएगा। आंसर नंबर 3, मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड क्वेश्चनायर्स हैव क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड thus the collected data are quantitative। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में ही क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है और ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां भी होंगे उन सब में क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फेस टू फेस इंटरव्यू और वन ऑन वन इंटरव्यूज, इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पीपुल्स नैरेटिव। आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रैंक फ्रॉम हाई टू लो द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ TFR अकॉर्डिंग टू SRS 2017 रिपोर्ट। इसमें 4 स्टेट दिए हुए हैं, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें आंसर करेक्ट होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। SRS 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो TFR का लेवल है वो सबसे ज्यादा बिहार में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, देन मध्य प्रदेश एंड देन राजस्थान। और ये चारों स्टेट EAG स्टेट के अंडर में आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आंसर नंबर 1, लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट हाई टू लो इन द स्टेट्स एज पर SRS 2017। बिहार 3.2 है, यूपी 3 है, MP 2.7 और राजस्थान 2.6। इंडिया TFR क्या है 2.2, ए डिसेंडिंग ट्रेंड ऑफ 0.7 पॉइंट्स सिंस 2005। मतलब 2005 में जो TFR का लेवल था वो 2.9 था, जो घटते घटते 2017 तक 2.2 हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट और है, टोटल फर्टिलिटी रेट इक्वल टू 2.2 फॉर गुजरात एंड हरियाणा इज सेम एज दैट ऑफ कंट्री। जो गुजरात और हरियाणा का TFR है वो 2.2 है, इक्विवेलेंट टू द कंट्री। TFR का डेफिनेशन क्या होगा? द टोटल फर्टिलिटी रेट of a population is the average number of children that would be born to a woman during her entire reproductive span 15 to 49 years of lifetime। TFR का फॉर्मूला ये होगा, आप यहां से नोट कर सकते हैं। Where this numerator 5bx is the number of births by mother's age group x to x plus 5 and 5fx it is the number of female population by age group x to x plus 5। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाइवल रेट फ्रॉम एज x to x plus 5, एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर एज x to x plus 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ्स इन एज x to x plus 5 एंड पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ एज x plus 5। जो लिस्ट से लिस्ट को मैच करने वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी होता है। अगर आप इसमें से कम 2 ऑप्शन की जानकारी रखते हैं तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक मैच हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सर्वाइवल रेट फ्रॉम x to x plus 5। जो सर्वाइवल रेट होता है वो पर्सन ईयर्स का रेशियो होता है। तो पर्सन ईयर्स को किसे डिनोट किया जाता है? LX से। LX एंड ये x to x plus 5 है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा? A का 4। एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर एजेस x to x plus 5, ये D है, डिनोट करता है स्पेसिफिक डेथ को, जिसमें x से x plus 5 तक के ईयर के जितने भी डेथ हुए होंगे उसको ये डिनोट करता है। इसमें यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन एजेस x to x plus 5, ये टोटल पॉपुलेशन में कैलकुलेट होता है। यहाँ पर LX क्या है? टोटल पॉपुलेशन, इसमें आंसर 3 होगा। और पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग टू एज x plus 5, इन द बिगिनिंग ऑफ एज x plus 5 LX plus 5 हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? A का 4, B का 1। यहाँ पर देखिए 3 में मिल रहा है, 4th नंबर और देख लेते हैं। यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रहा है, इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। A का 4, B का 1, C का 3 एंड D का 2। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वाइवल रेट फ्रॉम एज x to x plus 5, LX plus 5 डिवाइडेड बाई LX, एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर एजेस x to x plus 5, दिस वन इज 5dx divided by 5lx, probability of death in age x to x plus 5, ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। और population in beginning to age x plus 5, ये lx plus 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
Which one of the following indicator will be the most sensitive to measure changes in the age at marriage of female? इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में है लिखा हुआ मीन एज एट मैरिज ऑफ फीमेल्स, सेकेंड ऑप्शन है मीडियन एज एट मैरिज ऑफ फीमेल्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स मैरिंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन है मीन एज एट मैरिज ऑफ फीमेल मैरिंग इन द एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर ही बिल्कुल रिस्की है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स मैरिंग बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, इसलिए ये मोस्ट सेंसिटिव मेजर होगा। यहाँ पर आंसर थर्ड हो जाएगा। द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज हैज बीन 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल सिंस 1978। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सम ऑफ द हार्मफुल consequences of child marriages are child losses opportunity of education and segregation from the family and friends, sexual exploitation, early pregnancy and health risk, domestic violence, higher infant mortality and maternal mortality और premature birth, low weight babies। ये सारे harmful consequences होंगे child marriage के। Question number 15. Which among the following is correctly related to the statement made by Simon Kuznets that population growth related to increase per capita income, decrease per capita income, increase environmental pollution and increase urbanization? इसमें आंसर 1 होगा, आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को जब हम देखेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। The Kuznets hypothesis was first proposed by economist Simon Kuznets in the 1950s and 60s। इन्होंने पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं द कुजनेट कर्व इज ए हाइपोथेटिकल कर्व ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगेंस्ट पर कैपिटा इनकम ओवर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता जाता है उस तरह से इनकम भी बढ़ता रहता है। अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स, एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, इनकम इनइक्वालिटी आल्सो इंक्रीजेस एट फर्स्ट बट आफ्टर सम टर्निंग पॉइंट्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हिच रिप्रेजेंट्स एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होता है। ये पहले इंक्रीजिंग मोड में चलता है, इसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, फिर ये डिक्लाइन होने लगता है। तो इस वजह से जो एक ग्राफ बना वो एक कुछ इस टाइप से बनता है जिसको इन्वर्टेड यू कहा गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कुजनेट्स का जो कर्व होता है वो किस शेप का होता है। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। इस कर्व के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं। एन इकोनॉमी डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरीली रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन इकोनॉमी। दस कुजनेट कर्व फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड टू द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ये रूरल से अर्बन की ओर इसकी इकोनॉमी शिफ्ट होती है, इसलिए ये रिलेट करता है इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम से। साइमन कुजनेट्स वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1971 फॉर हिज रिसर्च ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन? इसमें ऑप्शन है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है नो एजेंसी प्रोवाइड्स डेटा ऑन प्रोजेक्शन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन। इसमें फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कोई भी एजेंसी प्रोवाइड नहीं करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नो एजेंसी प्रोवाइड्स डेटा ऑन प्रोजेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, हाउएवर ऑफिस ऑफ द आरजीआई, MOHFW एंड नीति आयोग आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंडिया एंड स्टेट लेवल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। ये तीनों एजेंसीज जो हैं ये इंडिया और स्टेट लेवल के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को प्रोवाइड करती है। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। In 1958, the first expert committee on population projections was set up under the chairmanship of Registrar General India. First expert committee on population projection ये सेटअप किया गया था 1958 में under the chairmanship of Registrar General India. The expert committee was set up by Planning Commission to provide a setup of population projection for India and states for use in the preparation of third 5-year plan. ये थर्ड 5-year प्लान के प्रिपरेशन के लिए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का एक सेटअप तैयार किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जिसका चेयरमैनशिप कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल इंडिया।
द करेंट रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इज टाइटल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 टू 2036। ये एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट से मैंने इस पूरे इंफॉर्मेशन को लिया है। इसका डॉक्यूमेंट आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। आप यहाँ से सर्च करेंगे गूगल पर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2019 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग 4 इंडिकेटर्स ऑफ फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट लो टू हाई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जिस पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 1, 2, 3, 4 में से। TMFR, GFR, TFR एंड CBR ये लिखा हुआ है। इसमें आपका अरेंजमेंट जो होगा वो CBR, GFR, TFR एंड TMFR सही होगा। जो क्रूड बर्थ रेट है वो टोटल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट किया जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। GFR है, इस GFR में ऑल फीमेल्स को लिया जाता है। TFR क्या है? TFR में सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो फीमेल हैं उनको लिया जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। और TMFR है, इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जितने फीमेल हैं उनको तो लिया ही जाता है, लेकिन उसमें से जो मैरिड हैं उनको ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें रिफाइनमेंट क्या होगा? CBR, GFR, TFR एंड TMFR। आप यहां पर देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। CBR is the number of birth per 1000 population. GFR is the number of birth per 1000 women of reproductive ages. TFR indicates the average number of children expected to be born per woman during her entire span of reproductive period. और TMFR यहाँ पर women होगा लेकिन मैरिड वुमेन को हम लेते हैं इसमें। तो इसका रिफाइनमेंट CBR, GFR, TFR एंड TMFR होगा। आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड वीमेन कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं ये सारे ऑप्शन वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड दिए हुए हैं। बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस, कायरो कॉन्फ्रेंस, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस एंड मेक्सिको कॉन्फ्रेंस। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जब पलट कर देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जगह पर वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में ही पूछा गया है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा उन्होंने तो इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं होगा वो इस पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस से इस वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस को कोरिलेट करके इसका आंसर दिए होंगे इस दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस था ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैक्सिको में 1975 में कंडक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर बात आती है मैक्सिको कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था यहाँ पे 4th 1984 में। तो मैक्सिमम टाइम आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। तो इसमें आंसर 4th नंबर होगा, टिक कर लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। आप जब देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस इन दोनों को मैंने यहाँ पर एक टेबल में अरेंज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंसेस, इसका प्लेस एंड ईयर। फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मैक्सिको सिटी 1975 में। सेकंड वुमेन कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन डेनमार्क में 1980 में। थर्ड कॉन्फ्रेंस नैरोबी केनिया में, ये 1985 में हुआ था। और फोर्थ कॉन्फ्रेंस बीजिंग चाइना में 1995 में। अभी तक वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं टोटल 4 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। इसके अलावा 5 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ये भी कंडक्ट किए गए हैं। जो फर्स्ट पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस है रोम इटली में 1954 में। सेकंड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1965 में। थर्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बुचारेस्ट रोमानिया 1974 में। फोर्थ कॉन्फ्रेंस मैक्सिको सिटी मैक्सिको में 1984 में। और फिफ्थ कॉन्फ्रेंस कायरो इजिप्ट में 1994 में। इसको ICPD के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसका सोर्स मैंने कहां से लिया है? यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट से। क्वेश्चन नंबर 19, population stabilization in India means population growth rate of 0, achievement of NRR is equal to 1, achievement of TFR is equal to 2.1 and achievement of birth rate equal to 21। इसमें population stabilization से रिलेटेड जो भी कंसर्न आएगा
वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें आंसर फर्स्ट होगा। बाकी जो दो टर्म है इसके बारे में हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, और अचीवमेंट ऑफ बर्थ रेट अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉपुलेशन इज स्टेबिलाइज्ड। एनआरआर इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट इसका मतलब होता है दैट इज द फीमेल पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इनटू न्यू जनरेशन। यहाँ पर मैंने दो टर्म और भी ऐड किया है, एनआरआर ग्रेटर देन 1 एंड एनआरआर लेस देन 1। इस एनआरआर ग्रेटर देन 1 का मतलब है मोर देन रिप्लेसमेंट, मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। एनआरआर लेस देन 1 का मतलब इसका अपोजिट, नॉट रिप्लेसिंग इटसेल्फ, एंड इन दिस केस पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। और टीएफआर इक्वल टू 2.1 का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वुमन वुड नीड टू हैव टू रिप्रोड्यूस हरसेल्फ बाय बियरिंग ए डॉटर हु सर्वाइव्स टू चाइल्ड बियरिंग एज। तो यहां से जो आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन द लाइफ टेबल व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड बिटवीन एजेस 15 एंड 65 बाय ए पर्सन हु सर्वाइव्स टू एज 15। यहां पर आप देख सकते हैं सभी जगह 50 प्रीफिक्स में है और 15 सफिक्स में है, और एल है, मतलब पर्सन इयर्स लिव्ड बिटवीन 15 टू 65। यहां पर मैं 65 क्यों बोल रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन को जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप इन चारों ऑप्शन में यही सेम टू सेम देख सकते हैं। NLX क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इयर्स लिव्ड बाय LX persons during the age interval x to x plus n, defined by NLX is equal to TX minus TX plus n। ये इसका डेफिनेशन होता है। Thus 50L 15 also represents the person years lived between age interval 15 and 15 plus 50 means 65, okay, given by 50L 15 is equal to T15 minus T65। ये तो बात हो गई पर्सन ईयर्स की। यहां पर एक्सपेक्टेड पर्सन ईयर्स की जब बात होगी तो उसमें क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन से जो एज 15 पर था उसे डिवाइड कर देंगे। तो इसी टर्म में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बिटवीन एजेस 15 एंड 65 इसकी बात की गई है, तो इसमें आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू T15 माइनस T65 डिवाइडेड बाई द पॉपुलेशन एट एज 15। यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है therefore expected number of person years lived between age interval 15 and 65 is this। आप यहां से नोट कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या होगा, ये एवरेज लाइफ टेबल के केस में होता है NTX डिवाइडेड बाई LX, और कंप्लीट लाइफ टेबल के केस में TX डिवाइडेड बाई LX हो जाता है। तो आपने दिसंबर के पेपर से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का आंसर की विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, जो सभी क्वेश्चंस का एक फुल एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि ये आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसे ही टू द पॉइंट्स स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।